अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस पे साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पर जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। वेलकम टू वेल लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो 3 होंगे, ठीक है। मतलब टॉपिक्स 3 है लेकिन आंसर उनका एक ही है। अब वो कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एम्स एट इंस्टीट्यूटिंग गवर्नेंस एंड इस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ। सही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या एम है और इसका ये एम है कि ये अच्छी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो भी तफसील से हम स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है रूल ऑफ लॉ को किस तरह से इस्टेब्लिश करता है। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हम जानेंगे। उसके साथ साथ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सही है। अब होता पता क्या है कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको हमेशा अलग से चैप्टर्स में आते हैं, बट कॉमन सेंस की बात ये है कि आपने इन तीनों चैप्टर्स को इकट्ठे ही लिखना है। यानी कि आपको इनमें से कोई एक भी आ जाए तो आंसर आपने वही एक ही डाल देना है। यानी कि तीनों का आपने ये एक ही आंसर तैयार करना है। कोई भी इनमें से पूछा जाएगा पेपर में तो आपने एक ही आंसर दे देना है, ठीक है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ते रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो, यूके यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ही हिस्सा है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ही एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी बनाने में मदद किया और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाने में मदद की। यानी कि ये जो पूरा लॉ पढ़ोगे ये समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का ही एक छोटा भाई है, यही समझ लें, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बड़ा है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ छोटा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को करने के लिए वही चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये सिखाता है कि फ़लाँ डिपार्टमेंट के ये पावर्स होंगे, वही चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डाली जाती है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। फिर it is the set of rules that guide how government officers and public authorities carry out their duties given by the constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये काम करेंगे, वही चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डाली जाएंगी। सही है, सेम टू सेम। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स लॉ अबाउट हाउ टाउन्स एंड सिटीज़ आर प्लान्ड। यानी कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये भी बताया जाएगा, पहले तो ये तो बताया जाएगा ही कि पावर्स जो हैं फ़लाँ इदारे के पास कौन सी होंगी और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो कहाँ कहाँ जॉब करेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बता देगा, जो चीज़ हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ये भी बताया जाएगा कि जो टाउन्स होंगे और जो नॉर्मल सिटीज़ होंगे, मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊँ कि जो गांव वाले इलाके हो गए, ये छोटे एरियाज़ हो गए, और जो बड़े बड़े शहर हो गए, बड़े शहरों में लॉ किस तरह से वर्क करेगा। यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग कैसे उनको जॉब की पोस्टिंग होगी, क्या क्या होगा। वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया हो गया या छोटा सा एरिया हो गया, वहाँ पे अगर इनकी पोस्टिंग होगी तो वो कौन से इदारे में रहेंगे और उस इदारे में कौन कौन सी इनको ऑप्शन मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस तरह की तफसीलात हमें ये सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिखाता है। तो इस तरह से आप 3 लाइनों में चाहें तो 3 लाइनों में लिखें या इसको और भी लंबा कर सकते हैं। मैंने टू द पॉइंट ही रखा है। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, जिसमें हम बताने कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सप्लेन्स हाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिस आर ऑर्गेनाइज्ड, what powers and duties they have, what limit are placed on their powers, and what method and procedure they must follow when using their powers।
ये सिंपली आपने इसमें बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये सिखाता है कि डिफरेंट शहरों में और जगहों पे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के कैसे बनेंगे और वहाँ पे कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। सही है। इसमें ये बताया जाएगा कि उन डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिसर्स बैठे होंगे उनकी क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ होंगी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिखाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये भी सिखाता है कि कहाँ इनकी पोस्टिंग होगी इन ऑफिसर्स की, और इन ऑफिसर्स की पावर्स पे कहाँ पे लिमिट लगेगी। ठीक है। और हमें ये भी सिखाता है कि इन लोगों को, इन ऑफिसर को कौन से मेथड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपने पावर्स को यूज़ कर सकें। यानी कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मुकम्मल तफसील इन ऑफिसर्स की बताई जाती है। ठीक है। फिर अब 2 पॉइंट्स और बेशक ऐड कर देंगे। हाउ देयर एक्शंस आर कंट्रोल्ड, व्हाट लीगल हेल्प अ पर्सन कैन गेट इफ़ देयर राइट्स आर अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट्स एक्शन। यानी कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको लॉ कैसे कंट्रोल रखता है, ये चीज़ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिखाता है। उसके अलावा जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनको लॉ कैसे हेल्प करता है इन ऑफिसर से, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं अगर अपने पावर्स को मिसयूज़ करते हैं और आम लोगों को तकलीफ दें तो आम लोगों को कैसे हेल्प देगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है। तो इस पूरे सब्जेक्ट में आपको यही चीज़ बताई जाएगी, इसलिए आपने लिस्ट बना के लिख देना है, या चाहे तो इन लिस्ट को हेडिंग में भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। In today's world, the government is involved in many activities. Because of this, the executive branch has wide powers. आपने आसान अल्फाज में बताना है कि आजकल के ज़माने में जो गवर्नमेंट है वो बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। इसी वजह से जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके पास पावर ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्यों आ गई है। अगर आप लोगों ने यूके और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था पार्ट 3 में, पुरानी बात कर रही हूँ, या अगर और पुरानी बात करूँ जब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो उसमें भी हमने एक चीज़ जानी, एक होती है लेजिस्लेटिव ब्रांच, दूसरी है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और तीसरी होती है जुडिशरी। ये आपको हर साल में किसी न किसी सब्जेक्ट में आया ही होगा, जैसे कि फिलॉसफी ऑफ लॉ और पॉलिटिकल साइंस और भी बहुत से सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये वो वाली ब्रांच होती है जो लॉज बना के देती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन्हीं बने हुए लॉज पे अमल करती है और लोगों पे लागू कराती है। जुडिशरी में कोर्ट्स और जजेस शामिल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट फील्ड है जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ही मोस्टली डील करता है। यानी कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सब्जेक्ट में आपको सारी बातें एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में बताई जा रही हैं, क्योंकि ये वो ब्रांच है जिसमें कह लें कि ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। इसके और एग्जाम्पल दूँ, जो CSS ऑफिसर्स बनते हैं या जो मेजर बनते हैं आर्मी में, या जो कैप्टन बनते हैं या नेवी में चले जाते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, लंबी लिस्ट है जितनी भी ऑफिसर्स की, या पुलिस वाले लोग भी हो गए, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही है। इनको हम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो इनको कंट्रोल रखना, इनकी पावर्स क्या क्या है, कहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, कहाँ पे इनको कंट्रोल किया जाएगा, ये सारा कुछ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिखाता है। इसलिए याद रखें इस सब्जेक्ट में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का बहुत दफ़ा जिक्र किया जाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच है तो ऑब्वियसली ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ही होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होती है। Apart from normal administration, it can also make laws through delegated legislation. This includes making rules, regulation by laws and notification which affects people's right. अब आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का टॉपिक बताया। अगर आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे मैं उसका वीडियो लिंक लगा दूँगी ऊपर। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी शॉर्ट करके बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखें लेजिस्लेटिव जो ब्रांच थी, सही है, ये वो मेन ब्रांच है जिसके पास लॉ मेकिंग की सारी पावर्स हैं, लेकिन ये चाहे तो अपनी पावर्स गिव कर सकती है छोटे डिपार्टमेंट्स को, स्मॉल डिपार्टमेंट्स को। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच जो पावर्स देगी स्मॉल डिपार्टमेंट्स को, वो ज़्यादा पावर्स नहीं होती, वो थोड़ी सी ही पावर्स होती हैं। और ये पावर्स वो इसलिए देती है ताकि वो जो स्मॉल ब्रांचेस हों वो अपने आप को चलाने के लिए कुछ लॉज बना सकें। इसकी एग्जांपल आसान अल्फाज में दूं कि जो स्कूल्स होते हैं, जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो अपने आप को चलाने के लिए कुछ लॉज बना लेती हैं। आर्मी वाले जो इदारे होते हैं वो अपने आप को चलाने के लिए कुछ आर्मी के लॉज बनाते हैं। तो इस तरह के अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करूँ, हॉस्पिटल्स की बात करूँ, तो वो अपने आप को चलाने के लिए भी कुछ लॉज बनाते हैं। यही चीज़ होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। मेन लेजिस्लेशन की बजाय जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने आप को चलाने के लिए, ख़ुद को मेंटेन रखने के लिए लॉज बनाते हैं। सही है। और ये जो लॉज बनाते हैं ये चेक होते हैं मेन लेजिस्लेटिव ब्रांच से। ठीक है। यानी कि जो मेन हेड है वो चेक करता है कि जो लॉज बनाए गए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है।
तो यही चीज़ आपने इसमें थोड़ा सा बतानी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये भी सिखाता है कि जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास लेजिस्लेशन होती है जिसकी मदद से ये अपने लिए जो है नए लॉज बना सकते हैं या रूल्स वगैरह बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। रेगुलेशन और रूल्स का मतलब है कि अपने लिए खुद को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाना, ठीक है। बाय लॉज बना सकते हैं, बाय लॉज को भी हम रेगुलेशन ही कहते हैं, यानी कि अपने आप को चलाने के लिए कुछ लॉज बना लेना कि उनके अपने डिपार्टमेंट में लोग किस तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि मैं आपको वकीलों की ये एग्जांपल देख दूं कि हमारे जो वकीलों का एक सब्जेक्ट आता है लीगल एथिक्स का, लीगल एथिक्स का। इस लीगल एथिक्स में आप लोगों ने अगर नहीं पहले ये पढ़ा या पढ़ चुके हैं तो मैं आपको दोबारा से दोहरा देती हूँ। सब्जेक्ट लीगल एथिक्स में हमें ये सिखाया गया कि जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील बनते हैं, उनको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। अगर वो उन रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। मैं आप लोगों को अभी एक रीसेंट वीडियो दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें कि एक तस्वीर दिख रही है। इसमें जो हाई कोर्ट, सॉरी जो सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट होगी जैसे, उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग लीगल एथिक्स के खिलाफ, जो भी एडवोकेट लीगल एथिक्स के खिलाफ एक्शन लेगा, हम उनके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे लाइसेंस किस लिए कैंसिल किया गया? क्योंकि हमें लीगल एथिक्स में ये सिखाया गया था, बुक्स के अंदर भी, किताबों में भी, कि कोई भी एडवोकेट अपनी मशहूरी नहीं कर सकता, चाहे वो यूट्यूब की शक्ल में हो या किसी भी तरह, ठीक है। तो ये हमें लीगल एथिक्स में सिखाया गया था, इसलिए इस तरह से लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अब ये लॉज जो हमारे कानून ने, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बना के हमें दिए, यानी कि एक इदारा था जिसने ये बना के दिए लॉज, ये जो इदारा है यही होते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, जो हमें चलाने के लिए, यानी कि अपने आप को चलाने के लिए लॉज बनाते हैं। तो यही इन्होंने हमारे लिए कुछ बाय लॉज बनाए, यानी कि हमारे लिए कुछ रूल्स रखे हैं कि अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारे लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल इनकी दे दी। और जब भी इस तरह के लॉज बनाते हैं ना, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, इन सब की नोटिफिकेशन आम इंसानों को भी दी जाती है और उन लोगों को भी दी जाती है जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये उन लोगों का हक है ये जानने का कि जो न्यू चेंजेस आ रही हैं वो किस बारे में है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कैन ऑल्सो डिसाइड डिस्प्यूट्स थ्रू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। उसके अलावा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वो इन ऑफिसर्स के मामलात को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को हम कोर्ट्स कहते हैं, लेकिन ये वो कोर्ट्स होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिसर्स के मामला डील करती हैं, ठीक है। आम कोर्ट्स में आम लोग जाते हैं, लेकिन इन कोर्ट्स में ऑफिसर्स जाते हैं, तो इनकी अपनी कोर्ट्स बनी होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीडिंग आप देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। द मेन आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर, फिर आपने इसमें 3 पॉइंट्स देने हैं। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस स्पेशली वेयर नॉर्मल लॉ इज स्लो और डिफ़िकल्ट। यहाँ पे मैंने अकाउंटेबल को सर्कल इसलिए किया है, इसका उर्दू में मतलब बनता है जिम्मेदार ठहराना, खुद को जिम्मेदार ठहराना, सही है। तो ये लॉ इसलिए बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ताकि गवर्नमेंट के इदारों को जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर ये लॉ मौजूद नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कर सकती है, किसी के साथ बुरा सलूक भी कर सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए ये लॉ बनाया गया ताकि उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए कि अगर वो कोई एक्शन करते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे तो इन्हीं को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ठीक है। तो ये इसीलिए ये लॉ बनाना पड़ गया, ठीक है। एनी ऑफिशियल मस्ट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई देयर ऑर्डर्स और एक्शन। ऑफिशियल को हम ऑफिसर्स कहते हैं, बट लॉ में अक्सर ऑफिसर्स की जगह हम ऑफिशियल का वर्ड यूज़ करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ऑफिसर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और जस्टिफाई करना, जस्टिफाई मीन सफाई देना किस चीज़ पे कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किया या उन्होंने जो एक्शन किया वो उन्होंने क्यों किया। अगर वो एक्शन किसी को तकलीफ़ दे रहा है और उसी तकलीफ़ की वजह से ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में पेश हुआ है, कोर्ट्स में पेश हुआ है, ठीक है, तो उस कोर्ट पर उससे पूछेगी कि आप अपने हरकत को, अपने एक्शन और ऑर्डर के ऊपर एक्सप्लेन करो और जस्टिफाई करो कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, ठीक है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना। देखो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं होगा तो कोई भी ऑफिसर से कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा और ना ही ये कोर्ट जाएंगे। इसके होने से क्या हुआ कि आम ऑफिसर्स को भी ये डर लगा रहता है कि इनसे भी कोई सवाल कर सकता है, इनके जो पावर्स उनको मिली हैं इनके हाथ से जा सकती हैं अगर ये अपने पावर्स को मिसयूज़ करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स शुड बी क्विक एंड लो कॉस्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने क्या किया कि बहुत से मामलात और प्रॉब्लम्स को क्विकली और कम पैसों में जल्दी हल कराने की कोशिश की। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड लड़ाई लगती है आम लोगों की या गवर्नमेंट की ही लग जाती है अपने आप से, यानी कि उनके अपने जो लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं उनका अगर उनके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ लड़ाई लगती है तो ये मामला भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ संभालता है। उसके अलावा जो आम लोग हैं हम जैसे लोग भी अगर इन गवर्नमेंट
की वजह से किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो हमारे मामलात भी यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये लॉ बनाना पड़ेगा, इसलिए आप इनको 3 पॉइंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे चेक एंड बैलेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इस हेडिंग में आपने बताना है कि गवर्नमेंट एक्शंस कैन बी चेक्ड और रिव्यूड इन डिफरेंट वेज, यानी कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी इदारे के ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिस के हों, आर्मी के हों, या नेवी के हों, या कोई भी एयरफोर्स के ही हों, तो जितने भी ऑफिसर्स हो गए और जितने भी डिपार्टमेंट हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, वो सारे के सारे चेक किए जाएंगे। अब चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहला तरीका है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रेमेडीज़ या हल लिखे गए हैं कि इन इदारों पे किस तरह से आपने चेक रखना है। तो एक ये मेथड हो गया। उसके अलावा थ्रू नॉर्मल सिविल कोर्ट्स केसेस, उसके अलावा कोर्ट जो नॉर्मल सिविल कोर्ट है वो भी इन पे नज़र रख सकती है, सही है, बाय गोइंग टू हायर और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और ट्राइब्यूनल्स। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन वहाँ पे भी जाके हम अपने मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी गवर्नमेंट के इदारे से प्रॉब्लम भी है ना, तो हम इन्हीं डिपार्टमेंट्स के पास जाके अपने मसलों को सॉल्व कर सकते हैं ताकि ये लोग उन पर चेक रख सकें। उसके अलावा बाय कंप्लेनिंग टू दी अम्बर्समेंट, और जो अम्बर्समेंट ऑफिस है वो आम लोगों को जो है हेल्प करता है। जैसे कि कोई आम लोग गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर रही, तो वो इंसान अम्बर्समेंट के ऑफिस में जाके कह सकता है कि फ़लाँ इदारा मेरा काम नहीं कर रही, सही है। तो इस तरह से आपको रेमेडीज़ मिलेंगी। अगर आप अम्बर्समेंट ऑफिस की वीडियो देखना चाहते हैं तफसील से, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ लगा दूँगी। अम्बर्समेंट की अब लाजमी वीडियो देखें, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि क्या पता आपको ये पेपर में आ जाए, सही है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ऑब्जेक्ट को दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं पर्पस, मकसद। आप चाहें तो पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी लिख सकते हैं, या उसकी जगह ऑब्जेक्टिव्स भी, सही है। तो अब हम लिखते हैं द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ टू कीप अ फेयर बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर्स। It has become important because of the fast growth of technology industry, trade and infrastructure and mass media. आसान अल्फाज में इसमें ये लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बनाने का मकसद या पर्पज़ ये है ताकि गवर्नमेंट और आम लोगों के बीच एक अच्छा बैलेंस मेंटेन रहे। और वो बैलेंस किस तरह से मेंटेन करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, जो गवर्नमेंट के इदारे में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पावर्स के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी लगवाता है कि कोई भी बंदा अपनी पावर्स मिसयूज़ ना करे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आजकल के दौर में बड़ी काम आ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैस मीडिया भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हमें ज़रूरत रहेगी। यानी कि अगर गवर्नमेंट पे कंट्रोल रहेगा और गवर्नमेंट हमारे लिए एक अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, हमारा ख्याल रखे और अपने आप को भी बेहतर करे, तो ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करती है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और बता सकते हैं कि पीपल आर नाउ मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, दे कैन यूज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टू प्रोटेक्ट देयर राइट विदाउट गोइंग टू द। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना भी होना, तब भी आजकल जितने भी इंसान हैं सबको अपने राइट्स का और ड्यूटीज़ का अच्छे से पता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इटसेल्फ भी लोगों को इस चीज़ का आगाह करता है, बताता है कि आम इंसान के पास कौन से राइट हैं। और गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो आम इंसानों के साथ अगर जुल्म कर रहा है या उनके साथ गलत सलूक कर रहा है, तो आम इंसान क्या करेगा, उस बंदे के ख़िलाफ़, उस गवर्नमेंट के ऑफिसर के ख़िलाफ़ शिकायत भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिखाता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है नेसेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेसेसिटी का मतलब है कहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द प्रॉब्लम्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दे देना है, यानी कि 3 पॉइंट्स में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। इस टॉपिक का मतलब भी यही है इस वाले का कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे इंसानों को, नॉर्मल सिटीजन्स को और गवर्नमेंट के बीच ताल्लुक़ मेंटेन रखता है, और ये अपने आप को भी कैसे संभाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिखाता है। इसमें हमने बताना है इट एक्सप्लेन्स द पावर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि जो आम इंसान है ना, अब देखो हम जैसे जो आम लोग हैं, चलो हम तो वकील बन रहे हैं, हमें तो फिर भी काफ़ी चीज़ों का पता होगा, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स हो गए या बच्चे हो गए
या आम पढ़े लिखे लोग भी, उनको भी इतना ज़्यादा अच्छे से गवर्नमेंट के इदारों का नहीं पता होता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब वो पढ़ते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जब जानते हैं तो उन्हें आराम से समझ लग जाती है कि फ़लाँ इदारा क्या काम करता है, फ़लाँ इदारा क्या काम करता है। इससे फिर उनको हेल्प भी मिलती है उन इदारों से, जब उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि फ़लाँ इदारा हमें किस किस जगह हेल्प कर सकता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसानों को भी पावर्स देता है, ड्यूटीज़ देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। यानी कि आम इंसान की और गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। इट हेल्प्स दी प्रोसीजर्स फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस इनसाइड दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें ये भी सिखाता है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरह से वो लोग काम कब वगैरह करते हैं। It also explains how these powers should be used when dealing with citizens. और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट को ये भी सिखाता है कि गवर्नमेंट को आम सिटीजन से, यानी कि हम जैसे आम लोगों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, यानी कि इस लॉ के अंदर ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। फिर आता है हिस्टोरिकल ग्रोथ। अच्छा, हिस्ट्री अगर आप देते हैं ना, जब भी कोई टॉपिक लिखते हैं उसके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले आपने इंग्लैंड का नाम देना है। बिफोर द 20th century, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ was not recognized as a separate branch. Later, due to the increase in the government duties, it developed through various laws like the Statutory Instrument Act 1946 and the Tribunals of Inquiry Act 1958। अच्छा, यहाँ पे आसान अल्फाज में समझाऊँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक अलग से ब्रांच नहीं मानी जाती थी। इसको मतलब अलग से लॉ ही नहीं माना जाता था। लोग कहते थे भाई जैसे गवर्नमेंट चल रही है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव लॉज हैं उसी के साथ ही गवर्नमेंट चले, बट इसको अलग से नहीं माना जाता था। फिर हुआ क्या कि उसी दौर में स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1946 बना और ट्राइब्यूनल वगैरह के एक्ट्स बने। ये जो अलग अलग एक्ट्स बने ना, अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। स्टेटरी एक्ट्स वो वाले एक्ट्स हैं जो ये सिखाते हैं कि लॉज कैसे बनने चाहिए और लॉज कैसे अप्लाई होते हैं, यानी कि लॉ से रिलेटेड ये एक्ट हैं। ट्राइब्यूनल और इंक्वायरी के जो एक्ट हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि जो कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल और जो कोर्ट्स हैं, वो अपने केसेस को कैसे डील कर सकती हैं, इंक्वायरी कर सकती हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इन डिपार्टमेंट्स के लिए जब अलग से ये एक्ट्स बन रहे हैं, तो क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी अलग से कोई लॉ बना दें जिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अलग से एक ब्रांच की तरह डील करें। तो उस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अलग से माना गया, वरना उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अलग से एक सब्जेक्ट की तरह जो है कोई पढ़ता नहीं था। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है यूएसए की। It existed since the 18th century. The Administrative Procedure Act 1946 was a major step, providing judicial control over administrative agencies. अब यहाँ पे ये जो एक्ट है वो लाजमी हमने याद रखना है, ठीक है। आपने बताना है कि यूएसए में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो 18th सेंचुरी से एग्जिस्ट करता था। अगर आपने यूके यूएसए की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यूके और यूएसए पहले अलग नहीं थे। यूएसए यूके से ही अलग हुआ। जाहिर ही बात है, जब तक ये यूएस के लोग यूके के साथ जुड़े हुए थे तो यहीं पे यूके के अंदर ही सारे लॉज बनाए गए। तो यहीं पे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी यूके में। बाद में फिर जंग वगैरह का सीन बना, यूएसए अलग कंट्री बन गया, तो यहाँ से जो लॉज थे वो भी इसके साथ ही आ गए, ठीक है। तो ये तो होगी यूएसए की हिस्ट्री। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऑलरेडी यूएसए में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एग्जिस्ट करता था। बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 1946 में बना। इसके बनने से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अलग से ब्रांच बन गई। सही हो गया। अब ये इसलिए बनाया गया ताकि जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पे यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे अपना कंट्रोल रख सकें। इसलिए ये एक्ट बनाना पड़ गया। और आप सबको पता ही होगा कि यूएसए के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, इसलिए यूएसए के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसी को संभालने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए ये एक्ट बनाना पड़ गया ताकि जो जुडिशरी है वो कंट्रोल रख सके एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे। सही है। फिर अब इंडिया का एग्जाम्पल देंगे। इट एग्जिस्टेड सिंस द एंशिएंट टाइम अंडर द मौर्य, गुप्ता एंड मुगल रूलर्स। आपने बताना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये इंडिया के अंदर इन दौर में और इन हुक्मरानों के अंडर एग्जिस्ट किया करता था। यानी कि हमारा अगर मुगल रूलर्स की मैं एग्जांपल दे दूं तो वो लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ही यूज़ करके अपने एम्पायर को यानी कि अपने हुकूमत को चलाया करते थे, ठीक है। ब्रिटिश रूल्स इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे पहली बात तो ये है, मैं आसान करके समझाती हूँ। इंडिया में पहले अंग्रेज़ों का यानी कि ब्रिटिशर्स का, ये जो यूके के लोग हैं उनकी हुकूमत नहीं थी। तो जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उस जगह पे ये जो थे ये हेड्स हुआ करते थे। तो ये जो हेड्स थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है यूज़ किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे आके अपना कब्ज़ा किया था काफ़ी सालों पहले, तो इस
के कब्ज़े की वजह से नया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंडिया में आ गया, और वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आज हम पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में आके डाला था। ठीक है, यही बात यहाँ बताई जा रही है। स्टेट कैरेज एक्ट 1961 एंड द बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1879। अब यहाँ भी ये कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इनके एक्ट्स के बनने के बाद से आया, यानी कि इन दो एक्ट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ईजाद कराया इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। फिर हुआ क्या कि जब इंडिया आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, तब तक ऑब्वियसली पाकिस्तान बना नहीं था, तो जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से तो उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कह लें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगर आपने ऑब्वियसली पाक स्टडीज़ पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि जो कायद आज़म थे और जो गांधी थे, इन्होंने अपना एक रोल अदा किया, फिर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो वीक था लेकिन फिर भी उन्होंने बना लिया, तो उस तरह की बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। तो शॉर्ट करके मैं बताऊँ तो जब अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा जब हटा दिया और इंडिया जब आज़ाद हुआ, तो इंडिया ने ख़ुद के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें बताई गई कि सोशल एंड इकनॉमिक जस्टिस लोगों को मिलनी चाहिए। उसके अलावा हमारे मुल्क में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे टॉप पे मैं उसका लिंक लगा देती हूँ, लाजमी देख लें, वहाँ से जाके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझ आए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। साथ में इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डाला गया इंडिया के इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे कंट्रोल कर सके, और जुडिशियल रिव्यू को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ गया। ठीक है, अच्छा, जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद हुआ क्या कि जो जो चीज़ें इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली थी वो चीज़ें भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में डाल दी गई। तो इसमें आप यही बताएंगे कि डेवलपमेंट केम थ्रू थी 1956, 1963 एंड 1973। अब यहाँ पे आपने तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे आर्टिकल्स का भी मेंशन कर सकते हैं कि इन आर्टिकल्स में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता तो ये इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन को आपने लाजमी इसमें लिखना है। फिर आपने स्टेट्यूट्स यानी कि लॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डील करते हैं, उन लॉज का आपने जिक्र करना है। तो पाकिस्तान में जो सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट है 1973 का, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का, अगर आप वेस्ट साइड में तो वहाँ के जो लॉज होंगे उस हिसाब से आपने यहाँ पे फिलिंग्स करनी है। ठीक है, दूसरा से आपने उन स्टेट्यूट्स का यानी कि लॉज का जिक्र करना है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डील करते हैं। ठीक है, Court recognized the historical roots of the service structure and the rule of legislation in defining administrative powers। फिर आपने ये बताना है कि जो कोर्ट्स हैं ना, यानी कि जो हमारे जजेस वगैरह हैं या जो लॉयर्स हैं, उनको अच्छे से पता होती है कि जो लॉज हैं इनकी रूट क्या है। अब देखो आप लोग या हम सब, हमें अच्छे से पता है हमें लॉज कहाँ से आए। ज़ाहिर ही बात है, हम जो भी लॉ पढ़ते हैं उनकी एक हिस्ट्री है, यानी कि यूके के लोग और यूएसए के लोग वहाँ से जाके हम तक वो लॉ पहुँचा, यानी कि हमें रूट्स पता है। जो जजेस हैं उनको भी अच्छे से पता होता है कि लॉज की रूट्स क्या हैं। तो इन जजेस को यानी कि जो कोर्ट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि जो सर्विस लॉ है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कहाँ से बन के आया, बनने के बाद ये कहाँ का अप्लाई होगा। इसीलिए ये जो कोर्ट्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को समझाने में भी बड़ी मदद करती हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच को, यानी कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो लॉज बनाती है उसको जुडिशरी की जो ब्रांच है जो कोर्ट्स हैं वो भी बहुत हेल्प करती हैं, बताती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उनको आप ये पावर्स दे सकते हैं और ये पावर्स यहाँ से निकली हैं, फलां जगह से निकली। तो इस तरह से ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे की मदद करती हैं। तो मैंने तो एक लाइन में लिखा है, आप चाहो तो इस लाइन को अपने नॉलेज के हिसाब से बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे रीजंस फॉर ग्रोथ। चेंज द रोल ऑफ स्टेट नाउ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड वेलफेयर नाउ नॉट जस्ट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, अब इस पूरे लाइन में जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं इस पूरे पोर्शन में, इसमें ये बताना है आपने कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बेहतर करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें बाद में ऐड की गई। तो सबसे पहले आपने बताना है कि जो स्टेट का रोल था, यानी कि स्टेट के अंदर जो है गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं उनके पास कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए, ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पहले सिखाता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ग्रो करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो स्टेट है हमारी, जो हुकूमत है हमारी, वो ज़्यादा लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाएगी और गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छा बना सकेगी, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लॉज हमारे लिए बना सके, अच्छे से ऑर्डर बना सके, ताकि हमारा मुल्क और तरक्की कर सके। कोर्ट्स एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट हैंडल ऑल मैटर्स क्विकली एंड इफेक्टिवली। अब ये बताने के जो कोर्ट्स हैं और जो लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं यानी कि जुडिशरी की ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच, इनके पास ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लोड होता है कि ये सारे मामला हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए कुछ पावर्स
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के पास भी होनी चाहिए कि वो अपने मामलात को खुद भी हैंडल करने की सलाहियत रखें। यानी कि आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अपना ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर भी कुछ अलग से इनके अपनी कोर्ट्स भी हों ताकि कि अपने मामलात खुद से भी हैंडल कर सकें, ताकि ज़्यादा लोड लेजिस्लेटिव अपना जुडिशरी पे ना आ जाए। ठीक है, फिर हमने बताना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज फास्टर, फ्लेक्सिबल एंड लेस टेक्निकल। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को यूज़ करेंगे हम तो वो जल्दी से लोगों के मसले को हल करेगा, फ्लेक्सिबल भी है और लोगों को ये आराम से लोग इसको यूज़ भी कर सकेंगे, यानी कि मुश्किल नहीं होगा। फिर हमने बताना इट कैन टेक प्रिवेंटिव एक्शंस लाइक लाइसेंसिंग एंड रेट फिक्सिंग। अच्छा, यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पास ये भी पावर्स होती हैं कि लोगों को बताते हैं कि आप कौन सा एक्शन कर सकते हैं, कौन सा एक्शन नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और लोगों को लाइसेंस देना, किसी चीज़ पे रेट फिक्स करना। अच्छा, यहाँ पे रेट फिक्स करने का मतलब है कि यहाँ पे टैक्स की ब्रांचेस भी होती हैं, टैक्स की भी हुकूमत होती है, वो अपने रेट फिक्स कराती है, तो इनके पास ये पावर्स भी हैं। उसके अलावा लोगों को लाइसेंस देने, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो या किसी भी चीज़ का लाइसेंस देते हो, वो भी यही इदारे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे ही देते हैं, जिनको हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक डिमांड फॉर क्विक सॉल्यूशन और प्रॉब्लम। या भी ये भी लिख सकते हैं कि जो पब्लिक है उनको जल्दी सोल्यूशन और आसानी भी दे सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑब्वियसली ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के मसलों को हल करने के लिए एक और ब्रांच भी बनाई जाती है जो इन मामलों को डील करती है, जो कि नॉर्मल कोर्ट जैसी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर अपनी बनाई हुई कोर्ट्स भी इनकी होती हैं, यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं अगर वो कोई गलत हरकत करते हैं तो उनकी अलग से कुछ कोर्ट्स होती हैं। तो इस तरह से हर चीज़ के लिए अलग से कोर्ट्स भी बनी होती हैं। ठीक है, ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरिंग रेगुलेशन, नीड फॉर इंडस्ट्रियल पीस, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट। इसको आसान अल्फाज में आप लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब आपने देखा ही होगा कि अगर मैं 18 साल पहले या 19 साल पहले की बात बताऊं तो उस वक्त टच फ़ोन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं थे, बट अब हर बंदे के हाथ में टच फ़ोन है और आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन की टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। और साइंस को अगर देखा जाए तो मेडिकल साइंस भी कितनी तरक्की करेगी, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो लॉ है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पास में अटका रहे, बल्कि उसको भी चाहिए कि वो बदलते वक्त के साथ साथ, बदलती चीज़ों के साथ साथ खुद को चेंज करे। जैसे कि साइंस में और टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर में चेंजेस आ रही है, बिल्कुल वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी ग्रो करना चाहिए ताकि वो नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करे। नीड फॉर इंडस्ट्रियल पीस एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग, यानी कि जो हमारी नई नई इंडस्ट्रीज़ बनती हैं उनके मामलों को भी आराम से हैंडल कर सके। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे ऑपरेशन एंड कंट्रोल। इट फोकसेस ऑन व्हाट पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज़, द लिमिट ऑफ दोज पावर्स, वेज टू कीप देम विद इन द लिमिट। सेम बातें जो हैं आपने दोबारा दोहरा देनी, इसमें बतानी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें ये सिखाता है कि किस ब्रांच के पास कौन सी पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये भी सिखाता है हमें कि किस ब्रांच के पास जो पावर्स हैं उस पर कहाँ पर लिमिट लगती है, यानी कि किस हद तक वो अपनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं वो ब्रांच। उसके अलावा ये भी सिखाता है कि कोई भी ब्रांच अपनी लिमिट से ज़्यादा अगर एक्शन लेगा तो उसको सज़ा भी हो सकती है। यानी कि ये ब्रांचेस की पावर और कंट्रोल भी सिखाते हैं, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग पावर्स हैं और वो उस पावर के दायरे के अंदर रह के ही काम कर सकते हैं। कि कोई भी काम वो आउट ऑफ अपने पावर्स करेगा तो फिर उस चीज़ को गलत माना जाएगा और कोर्ट जो है इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस पे एक्शन लेगी, सज़ा दे सकती है ऐसे बंदों को। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एम्स इन इंस्टीट्यूटिंग गवर्नेंस एंड एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ। ये अलग से हेडिंग है, ये पेपर में अलग से आ सकता है, तो ये भी आपने इसी टॉपिक में कवर कर देना है, तो उसको आपने हेडिंग में लिख देना है। हेडिंग में लिखने के बाद फिर हमने बताना है दिस मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ट्राइज टू मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट वर्क इज डन in an organized, fair and proper way. It sets rules for how government department and authorities should act so that they can serve the public। अब यहाँ पे आसान अल्फाज में लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो इसलिए बनाया गया ताकि हमें ये पता चल सके कि गवर्नमेंट को किस तरह से वर्क करना है, गवर्नमेंट को कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से लोगों को इंसाफ दे सकती है गवर्नमेंट और किस तरह से वो खुद को चला सकती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया गया। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सही, उनको पता होगा कि हमारे लिए ये तरीका बना हुआ है तो हमने इसी तरीके को फॉलो करना है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझ लें कि एक गाइड बुक होती है गवर्नमेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट को सिखाती है कि आपको वर्क कैसे करना है, फ़लाँ बंदे के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी। ये सारा कुछ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही सिखाता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नेंस करने का यानी कि अच्छी गवर्नमेंट बनाने का एक मेन रोल अदा करती है। तो ये बातें हम यहाँ लिख सकते हैं। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल,
If there is no proper control by administrative, parliament or judicial bodies, administrative law can lead to injustice and misuse of the power without checks and balance. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा हो गया या पार्लियामेंट हो गया या जुडिशरी पे हो गया, इन सब पे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सही से वर्क नहीं करेगा। यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है सिर्फ जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अप्लाई नहीं होता, यानी कि जो हमारी जुडिशरी है, मैं कोर्ट्स वगैरह की बात करूँ जुडिशरी में, यानी कि जितनी भी कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी उनको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बने होते हैं, यानी कि उनके अपने लिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बने होते हैं जो उनको मेंटेन रखते हैं। वहीं पे जो पार्लियामेंट है जो लॉज बनाती है या लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो खुद को चलाने के लिए भी उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है लॉज बनाए हुए हैं। तो ये बात ये पे बताई गई है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ये इन पे कंट्रोल कोई रख नहीं पाएगा। सही है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन पे चेक्स भी रख सकें। जैसे कि मिसाल के तौर पे जुडिशरी की जो ब्रांच है ना, जैसे कि कोर्ट्स वगैरह, उन पे पार्लियामेंट भी नज़र रखती है और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी नज़र रखती है। बिल्कुल वैसे ही बाकी भी दूसरी ब्रांचेस पे नज़र रखते हैं। फिर आपने इसमें और पॉइंट्स ऐड कर देने हैं कि पावर कैन बी अब्यूज्ड, मिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट कैन बी हैपन। अब इसमें 2 पॉइंट्स ऐड करने का मकसद इसमें ये बताना है कि अगर इनमें से कोई भी ब्रांच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी और कहेगी नहीं मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं तो मैं किसी के साथ ज़्यादती कर दूँ, तो वो पॉइंट्स हमने ऐड करने हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो ना किया गया तो ये लोग अपने पावर्स को अब्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कहेंगे कि भाई हमारे पास बहुत पावर्स हैं तो किसी भी बंदे को नुकसान देंगे। उसके अलावा मिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट कैन हैपन, और मिसाल के तौर पे इन सबको पावर्स दी गई हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहता है मैं बाकियों को पावर्स नहीं दूंगा, ज़्यादा पावर्स खुद के पास रखूँगा। इससे क्या होगा कि बाकियों को पावर्स नहीं मिलेंगी तो यही एक ब्रांच पे जो है जुल्म करना शुरू कर देगी। तो इसलिए हमें बताना है कि जो पावर्स अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसी को देता भी है ना तो वो पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी कि इन सबको पावर्स होती हैं कि वो अपने ब्रांच को तो संभाल सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कंट्रोल में भी रखते हैं। जैसे कि जुडिशरी के पास पावर्स है कि वो दोनों को चेक रख सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी जो दिल चाहे डिसीजन दे, तो वैसे ही बाकी की ब्रांचेस एक दूसरे पे चेक रखती हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर ये लोग एक दूसरे पे चेक ना रखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनका चलेगा ही नहीं, तबाह हो जाएगा सारा सिस्टम। तो इस तरह से हमने बातें सारी इसमें लिख देनी है। फिर आखिर में कंक्लूजन में जो भी ऊपर पड़ा है वो शॉर्ट करके बता देना है। बस इतना ही था इस वीडियो में।